मास्टर सिलेंडर टाइप कुछ लगवाया था, ये भी कुछ काम का नहीं रहा। काफ़ी हद तक ना इंजन आपको और सेटिस्फाई करते रहेगा। हफ्ते में देखो तो मुझे हफ्ते में इसका टाइट करवाना पड़ता है। इन वाले को ना डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि छोटी साइज़ है। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि ये बाइक बेसिकली फॉर सिंगल राइडर जो राइडिंग वगैरह करता हो या फिर स्टंट वगैरह करता हो या फिर जिनको राइडिंग पसंद हो, फैमिली पर्पज़ के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। या फिर कोई अपने पिलियन में बिठा के किसी को ले जाना चाहता है, उसके लिए तो ये बाइक नहीं बनी है इतने। तो भाइयों, आप सोच रहे होंगे मैंने अपनी बाइक बदल दी है, बट ऐसा नहीं है। ये है यामा की MT-15 वर्जन 2 2023 मॉडल, और जिसका नाम है ड्रैगो। सो फाइनली काफ़ी दिनों बाद ये बाइक मुझे मिल गई है एक ऑनरशिप रिव्यू के लिए। और जैसा कि आप जानते हो कि ये बाइक है भाई दीप भाई की, दीप भक्ति जिनका नाम है। दीप भक्ति DB बॉय आसाम के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, यूट्यूब पे चेक कर लेना आप। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। कैसे आप सभी? होप करता हूँ सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ भाई इस बाइक के ऑनरशिप रिव्यू के बारे में, यानी कि इस बाइक का जो ऑनर है ना उससे ही बुला के पूछ लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं MT-15 को लेके। एक तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इस बाइक की, रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ये मार्केट में कंपटीशन देती हैं और अदर बाइक को, लाइक R15 यामा की एक फेमस बाइक में से एक है। और हर एक मिडिल क्लास बंदे का ना अब एक ड्रीम बन चुकी है MT-15। और जब मैंने इस बाइक की राइड रिव्यू बनाया था ना, तो मेरे को लगा था यार इसका हैंडल काफ़ी ज़्यादा क्लासी है, और आज भी मैंने इसको चलाई है तो आज भी मुझे वही फील आया है जो उस दिन आया था। तो देर ना करते हुए बुलाते हैं इस बाइक के ओनर को और उनसे पूछते हैं कुछ ऐसे सवाल जो कि सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक जो डेली यूज़ करता है ना बाइक, उसी को ही असली मालूम रहता है कि भाई बाइक में क्या तो कमी है और क्या क्या चीज़ों के उनको इश्यूज़ हुए हैं और क्या बेस्ट पार्ट लगा। तो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने वीडियो के एंड तक कंक्लूड हो जाएंगी कि आपको यामा MT-15 2024 में या 2025 में आने वाले साल में लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट भी हो चुके हैं उसके बाद से भी। और क्या कुछ मिलेगा इस वीडियो में वो तो आपको एंड तक पता चली जाएगा, तो वीडियो देखना एंड तक। चलो बुलाते हैं इस बाइक के ऑनर को। तो ये है हमारे दीप भक्ति भाई। तो काफ़ी ज़्यादा स्वागत है आपका, काफ़ी लगभग 8-9 महीने बाद आप हमसे मिल रहे हो, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। तो भाई सबसे पहला सवाल, जैसा कि आपका तो ड्रीम बाइक थी है, और ड्रीम बाइक को लेने के बाद अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगर एक शॉर्ट नोट में पूछूँ तो? ऑब्वियसली ये बहुत मेरा फर्स्ट ड्रीम बाइक है, और इसको चलाने के बाद और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेने के टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और जब इसके हैंडल को पकड़ा फर्स्ट टाइम, तब तो मुझे लगा कि ये मैं कनेक्ट हो चुका हूँ इसके साथ। जैसे ही मैंने इस बाइक को अपने हाथों से इसको छुआ, देखा इसको, तो मैं ऑलरेडी बहुत कनेक्ट हो चुका था और बहुत अच्छा लगा था मुझे। और अभी तक 1 साल हो चुके हैं मेरे इस बाइक को, और 31 अगस्त को इसकी एनिवर्सरी भी थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन दिस 1 ईयर इस बाइक के साथ। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इसके साथ अभी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो दीप भाई, मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड करा ली आपने बाइक। मॉडिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो मॉडिफिकेशंस कॉस्ट में कितना मॉडिफिकेशन, अगर राउंड फिगर आइडिया पूछूँ तो कितना क्या कुछ मॉडिफिकेशन में कराया आपने? एक 1 बाय 1 चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन करके बताओ तो बेटर है। देखो, मैंने मॉडिफिकेशन करी थी, मैंने थोड़ी जल्दीबाजी करी है। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें मॉडिफाई कराया है जो कि ज़रूरत नहीं थी इस बाइक में। जैसे लाइट को रिलेटेड अगर मैं लाइट वगैरह बताऊँ मैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने मॉडिफाई करी है। जैसे यहाँ पर रिंग लाइट लगाया था मैंने, तो वो काम नहीं करा, इतना टाइम तक नहीं चला। और जैसे कि यहाँ पर मैंने ये मास्टर सिलेंडर टाइप कुछ लगवाया था, ये भी कुछ काम का नहीं रहा। तो ऐसी चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें लगाना बेकार है। और मैंने यहाँ पर लाइट भी लगाया था, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है ब्लू कलर का, वो भी काफ़ी टाइम तक नहीं चला। और इंडिकेटर मैंने लगवाया था, यहाँ पे फिट कराया था हैज़ार्ड वाला, तो वो ठीक है क्योंकि मैंने थोड़ा सा प्रीमियम वाला इंडिकेटर लिया, तो अभी भी ये वर्क करता है। बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ लगाया था उसका कुछ वर्थ नहीं रहा मेरे पे। बट हाँ, मैंने ये क्रैश गार्ड लगवाया था जो कि मुझे अराउंड 2700 का पड़ा था। मैंने बड़ोदरा से मंगवाया था। क्रैश गार्ड की वजह से मैं आज सेफ़ हूँ, बिकॉज और मेरी बाइक भी सेफ़ है। आई हैड एन एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, तो जिससे मतलब ये बाइक अराउंड 50 मीटर तक दूर तक घिसट के गई थी और मैं भी घसीटा था। तो मैं ज़्यादा चोट तो नहीं खाया, इसके वजह से बचा है मेरा बाइक। क्रैश गार्ड बहुत वर्थ रहा है मेरा। और साथ ही साथ जो है बाकी जो छोटी छोटी एक्सेसरीज़ है, जो कि अराउंड मेरे को 4000 लग गए उस चीज़ में मॉडिफाई कराने में। कुछ काम का नहीं रहा, 4000 मेरे वेस्ट गए। तो मतलब आप एक रिकमेंडेशन अगर दोगे तो यही दोगे कि एक क्रैश गार्ड लगवा लो, राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा एक हैज़ार्ड लगवा लो। हैज़ार्ड लगवा तो लो, बेस्ट है। बेस्ट है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। आप इसके लिए जो ये सामने आप देख सकते हो वाइज़र, ये वाइज़र लगा सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा लो यहाँ पर क्रैश गार्ड। और बाकी अपने
जो भी इसका सेफ्टी रहेगा ना वो लगाओ, लाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में मत रहना, वो कुछ वर्थ नहीं रहता। ऊपर से आपके अंदर की चीज़ों को डैमेज पहुंचाता है और वायरस एंटर कर जाता है। जैसे कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली बाइक जो आजकल निकल रही है, इनमें VVA टेक्नोलॉजी होती है, वो सब नोटिफाई कर देती है। वायरस भी होता है जिसमें हमें कुछ टेस्ट वगैरह कराना पड़ता है FI सेक्शन में जाके। तो वो खाली चीज़ें, लाइटिंग वगैरह चीज़ें ना कुछ वर्थ नहीं रहता है। तो लाइट से रिलेटेड कुछ भी एक्सेसरीज मत लगाओ। तो जैसा 1 साल हो चुका है बाइक को, अभी तक कितने किलोमीटर चल चुकी है अगर मैं मीटर में देखूँ तो? देखो अभी लगभग 20,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक, 20,879 किलोमीटर। अच्छा, 20 मतलब ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास चल Almost, चुकी है। जी। तो सबसे अच्छी मैं अगर बेस्ट पार्ट बोलूँ MT-15 के बारे में, रोड प्रेजेंस को छोड़ के अगर अदरवाइज कुछ पूछूं कि हाँ आपको इसका बेस्ट पार्ट क्या लगा, तो आपको किस हिसाब से बाइक लगती है? देखो मेरे को सबसे बढ़िया लगा ना इसकी इंजन मतलब आज तक मुझे कभी भी इतना वैसा फील नहीं हुआ कि इसकी इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर जो रिलायबिलिटी होती है इंजन में वो चीज़ अभी तक बरकरार है, अभी तक वो चीज़ सही है। और जब आप इस बाइक को चलाते हो, जैसे आप पहले स्टार्टिंग में चलाओगे थोड़ा रॉ रहेगा, थोड़ा सा इंजन शार्प रहेगा, फील आएगा। अब जैसे जैसे इसका एक्सपीरियंस लेते रहोगे तो काफ़ी हद तक ना इंजन आपको और सेटिस्फाई करते रहेगा। इंजन से कोई शिकायत नहीं है अभी तक मेरे को। लगभग मतलब 1 साल में 20,000 किलोमीटर चलाया, उसमें हैंडलिंग में देखूं, इसकी इंजन को देखूं, माइलेज में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। चलो माइलेज से बात कर लेते हैं। माइलेज अगर ओवरऑल एक सिटी माइलेज देखूं तो क्या सिटी का माइलेज, अगर एक सबसे लीस्ट माइलेज जो आपको मिला हो वो आप मेरे को इसका बताओ, 150 सीसी के हिसाब से इसका माइलेज। फ्रॉम द स्टार्टिंग में बताता हूँ। नहीं, ओवरऑल बताओ कि हाँ आपको कितना मिनिमम माइलेज इसका मिला है अभी तक। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो मिनिमम मेरे को 35 प्लस ही मिलता है। 35 प्लस जी। और मैक्सिमम अगर हाईवेज वगैरह का भी राइड हाईवेज में देखो अगर मैं ओवर स्पीडिंग करता हूँ तो एटलीस्ट मुझे 45 से मिल जाती है, 45 प्लस मिल जाती है। 45 प्लस मिल जाती है। तीसरी बात कि भाई कितनी सर्विस हो चुकी है इस बाइक की अभी तक? सर्विस इसके टोटल 6 सर्विस हो चुकी टोटल 6 सर्विस हो चुकी हैं। सर्विस कॉस्ट कैसा लगा? मतलब कंपनी से अगर जो सर्विस फ्री मिलती है अपार्ट ऑफ दैट, और अगर उनको भी इंक्लूड किया जाए तो सर्विस कॉस्ट कैसा लग रहा है अभी तक? स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आपको फ्री सर्विसेज मिलती है यामाहा की तरफ से, हमें टोटल 4 सर्विस फ्री मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको लेबर चार्ज नहीं देना होता है, तो उसमें अराउंड 12 to 1300 के आसपास इसका कॉस्ट पड़ता है। इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सारी एक्सचेंज होने के बाद जो है लगभग 12 to 1300 का इसका प्राइस पड़ता है सर्विस में, जो कि लेबर है उसमें एक्सक्लूडेड रहता है। और जब लेबरिंग चार्ज ऐड हो जाता है तो ऑलमोस्ट वो 500-600 रुपये ऐड हो जाता है, तो 2000 के आसपास पहुंच जाता है। तो अभी तक कोई ऐसा इशू आया है MT-15 के साथ कि कहीं भी कुछ ऐसा लगा हो कि यार आपको माइंड में या हो कि यार इसमें इतना बड़ा इशू नई बाइक में नहीं आना चाहिए था, और आपके अकॉर्डिंगली वो आया हो लगभग ऐसा कुछ? जी मुझे इसमें बहुत इश्यूज आई है ना, मतलब ऐसे बताऊं, बहुत इन अ सेंस कि मुझे ना इसके चेन में बहुत इश्यूज आती थी। ये हफ्ते में देखो तो मुझे हफ्ते में इसका टाइट करवाना पड़ता था। ऐसे पहले नहीं होता था, बट हफ्ते में ये टाइट करवाना पड़ रहा था मेरे को। और एक बार क्या हुआ कि इसका चेन स्पॉकेट ही पूरा टोटली ख़राब हो गया, और उसके बाद मुझे उसका चेंज कराना पड़ा। जब मैं यामाहा कंपनी में गया तो मुझे इसका कॉस्ट अराउंड 3000 पड़ रहा था। तो मेरे पास उतने बजट नहीं थे, तो मैं बाहर से लगवाया, बाहर से अराउंड 2000 का पड़ा। बट मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि बाहर से मत लगाना गाइज, क्योंकि पता है बाहर से लगाओगे तो एक तो वो जेन्युइन नहीं होता, ऊपर से अभी मुझे इस बाइक में बहुत आवाज़ें फील हो रही है बिकॉज ऑफ दिस चेन फ्रॉम जो मैंने बाहर से लगवाया। अगर मैं ओरिजिनल वाला अगर जेन्युइन प्रोडक्ट लगाता कंपनी से तो शायद मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती। तो पहले तो वो रेगुलर इशू आ रहा था कि चेन लूज़ हो जा रही थी, और उसके बाद चेन स्पॉकेट भी ख़राब हो गया। उसके बाद मुझे जल्दीबाजी में चेंज कराना पड़ा, बाहर से करवाया। बट आई रेकमेंड कि आप लोग कंपनी से ही लो, जो कंपनी का प्रोडक्ट होगा वो जेन्युइन रहेगा। मतलब आपका कहना है कि चेन लूज ज़्यादा की इशू है MT-15 में। अदर इसके अलावा कोई ऐसा इश्यूज नहीं आया मेरे को। अगर हाँ, और एक चीज़ था कि ब्रेक पैड्स मेरे आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद मेरे घिसे। 1 साल तक मैंने अपने ब्रेक पैड्स सही से चलाए। जो स्टॉक में आते हैं वो बढ़िया था। हाँ। अगर मैं बात करूँ, देखो आपने ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा बाइक चलाई है, मेरे को मालूम है, और मेरे को इसका हैंडल बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो कि मेरे को क्यों अच्छा लगता है और किस वजह से है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ऐसा कभी कुछ ऐसा लगा है कि पेन होता हो हैंड्स में? नहीं, ये मेरे लिए बहुत हैंडी है, बहुत कंफर्टेबल लगता है। सीट में बैठ के हैंडल को चलाना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पोर्टी फील करवाता है मुझे। और कभी ऐसा पेन वगैरह, क्योंकि मैं ऋषिकेश तक गया हूँ तो मुझे ऐसा फील भी नहीं हुआ। हालांकि मैं जो मेन राइडर है, मेन सीटर है, वहाँ मैं ऋषिकेश तक गया हूँ, इतने दूर तक मुझे पेन भी फील नहीं हुआ। बहुत ही कंफर्टेबली मैं गया हूँ ऋषिकेश तक। और हैंडल जो है, मैंने बाकी बाइक्स इतना नहीं चलाया, मैंने N160 चला रखा है,
उसमें भी ठीक था, बट उससे बेटर मुझे MT-15 लगता है। उससे बेटर तो है, क्योंकि मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उससे बेटर है। पिलियन कंफर्ट कैसा है, लास्टली 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पिलियन कंफर्ट थोड़ा बहुत क्या इशू लगता है किसी को बिठा के डिस्कम्फर्ट चलाया हो? होता है, मतलब पिलियन वाले को ना डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि छोटी साइज है, मतलब साइज वाइज भी देखा जाए बहुत, और पीछे ना रैक नहीं है ताकि कोई कंफर्टेबली उसको पकड़ के होल्ड करके बैठ सके। तो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पकड़े, बिकॉज बेसिकली मोस्ट ऑफ द पिलियन जो राइडर होते हैं उनको पीछे पकड़ने का आदत होता है, पीछे होल्डर दिया रहता है। बट इसमें देखो एकदम पूरा इसमें इंगेज हो रखा है, तो ऐसा पता ही नहीं चलता। अगर एक ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन पे आऊँ तो आप रिकमेंडेशन कितना दोगे कि अगर यामा MT-15 को ख़रीदना चाहिए, कि कितना रिकमेंड करोगे कि हाँ यामा MT-15 रोड प्रेजेंस के हिसाब से और यंगस्टर्स के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है, नो बहुत डाउट अच्छी कि है। बहुत अच्छी है। लेकिन अगर ओवरऑल सारी चीज़ों को कंक्लूड करके देखा जाए कि हाँ सारी चीज़ें इसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट हों और लेस फीचरिस्टिक से भी सारी चीज़ें हों, बट बेस्ट पार्ट अगर रिकमेंडेशन क्या दोगे कि हाँ 2024-25 में अगर कोई सोच रहा है लेने की, तो कितना दोगे कि हाँ भाई हाँ ले सकते हो, इतने % आप ले सकते हो? मैं ये रेकमेंड करूँगा कि ये बाइक बेसिकली फॉर सिंगल राइडर जो राइडिंग वगैरह करता हो, या फिर स्टंट वगैरह करता हो, या फिर जिनको राइडिंग पसंद हो, फैमिली पर्पस के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। या फिर कोई अपने पिलियन में बिठा के किसी को ले जाना चाहता है, उसके लिए तो ये बाइक नहीं बनी है इतनी खासकर। हाँ, आप बिठा के ले जा सकते हो, बट कंफर्ट जोन में ये पिलियन वाले के लिए कंफर्ट नहीं है। बट हाँ, सोलो राइडर के लिए बेस्ट है, या तो वो स्टंट करता हो, या फिर राइडिंग में जाता हो, या फिर एक राइडर हो, प्रोफेशनल राइडर हो, तो उनके लिए बेस्ट बाइक है। मतलब इंजन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, पिकअप, इनिशियल सब परफेक्ट है। कनेक्टिविटी ब्लूटूथ देता है, बहुत सारे ऐसे फीचरिस्टिक चीज़ें जो इसमें मतलब इंक्लूडेड है। ABS है, ड्यूल चैनल ABS है, बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं इस बाइक में जो आपको मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसे आज के टाइम में ना, 2 लाख 210 के अराउंड आसपास के प्राइस में। बट हाँ, ये इंडिविजुअल राइडर के लिए बेस्ट बाइक है। सो थैंक यू दीप भाई, आपने काफ़ी 10-15 मिनट हमारे लिए निकाले और 10-15 मिनट घर से लेके आए होंगे आप, तो थैंक यू सो मच फॉर द रिव्यू ऑफ दैट एप्पल यामा MT-15। ये 2023 मॉडल है और आगे जो अपग्रेडेड मॉडल आ रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा ही मिलेगा आपको, हाँ, क्योंकि उसमें कंपनी indicators कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है। 2024 में हज़ार्ड लाइट इनबिल्ट आया था, 2025 में होप्स हो कि कुछ और अपडेट्स भी देखने को मिल जाए। तो थैंक यू दीप भाई, आपने टाइम दिया। सो ये था ओवरऑल MT-15 2023 मॉडल का ऑनरशिप रिव्यू। कहने को तो वो मेरा दोस्त है, लेकिन भाई जो बाइक चला रहा है ना एक्चुअल में उसको समझ में आता है कि हाँ चीज़ों के साथ क्या हो रहा है। जैसे मेरे पास पल्सर N160 है तो मैं उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में नहीं दे सकता। तो ये था इसका ओवरऑल ऑनरशिप रिव्यू। आपको क्या अच्छा लगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और दीप भाई के चैनल को जाके फॉलो करो और उनको सब्सक्राइब करो, ताकि जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं ना, और वो एक नया नया कंटेंट आपके लिए निकाल के लाते रहते हैं, तो उनके चैनल को ज़रूर चेकआउट करना, और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। तो ये था इसका ओवरऑल ऑनरशिप रिव्यू। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।